नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात मौसम की। अक्टूबर का महीना है और बारिश ऐसे हो रही है कि जुलाई अगस्त का महीना पीछे छूट जाए। और सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही है, हालात ऐसे हैं कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोकतंत्र में बात बीजेपी के उस प्लान की भी जिसके तहत 2024 से पहले मुस्लिम मित्रों को पार्टी से जोड़ने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यह पूरी कहानी क्या है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। फिर लोकतंत्र में बात मेहंदी में मजहबी रंग की भी करेंगे और इसके बाद स्पेशल रिपोर्ट में बात यूपी के मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल की। आखिर इसका सच क्या है, हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया से पूछताछ की और पूछताछ के बाद पुलिस ने इटालिया को छोड़ दिया। इटालिया बोले बीजेपी पटेलों से नफरत करती है। शाम 6 बजे गोपाल इटालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इटालिया पर पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप है। यानी कि अब से कुछ ही सेकंड में इटालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि उनकी तरफ से सफाई क्या है जिस मामले में उनसे पूछताछ हुई है। किस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, कस्टडी में लिया था और इस दौरान उनसे क्या पूछा गया, ये तमाम बातें इटालिया बताएंगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इससे पहले महिलाओं के मंदिर जाने और आश्रम में कथा सुनने को लेकर विवादित बयान दिया था इटालिया ने। और साथ ही इटालिया ने प्रधानमंत्री को लेकर भी विवादित बयान दिया था, अब शब्द कहे थे, जिसके बाद लगातार उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, बयान वायरल हो रहे थे और अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में पूछताछ की गई और उसके बाद इटालिया को छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इटालिया को जाने दिया। इटालिया अब कह रहे हैं कि बीजेपी पटेलों से नफरत करती है। इटालिया पर पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप है। दरअसल पटेल आंदोलन के दौरान इटालिया बहुत सक्रिय रहे थे, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपनी सदस्यता दी और आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इटालिया जो है वो विवादों में है। लोकतंत्र आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बिगड़े मिजाज की। देश भर में मौसम का मूड खराब चल रहा है। कहीं इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कहीं स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को घर से निकलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूपी के कई जिलों में लोग बेघर हो चुके हैं, खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं और लोग किस तरह से बाढ़ बारिश से परेशान हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिना मौसम बारिश ने क्या उत्तर और क्या दक्षिण और क्या पूरब और क्या पश्चिम, देश के हर हिस्से का हाल बदतर कर दिया है। ज्यादातर राज्यों में बारिश के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और हालात ऐसे हैं कि क्या घर क्या सड़क, जहां नजरें घुमाइए पानी ही पानी दिख रहा है। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की है, जहां सड़क पर समंदर जैसा मंजर है और इसी बीच में एक ट्रक सड़क को पार करने की कोशिश में है। पहली नजर में पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ट्रक को कोई नुकसान पहुंचेगा, लेकिन चंद सेकंड में पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ट्रक पुल से नीचे जाकर गिर जाता है। देखते ही देखते ट्रक का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आता है। जहां की ये तस्वीर है उसके आसपास लोगों की काफी भीड़ खड़ी है। ट्रक चालक को पहले लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर में जो तस्वीर सामने आई उसमें सिर्फ 4 सेकंड में ट्रक पानी के बहाव में पुल से नीचे गिर जाता है। पिछले कुछ दिनों से अनंतपुर में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि जिले में कई जगहों पर पानी फैल गया है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। ये यूपी के सिद्धार्थनगर की तस्वीर है। पहले जोरदार बारिश और फिर बाढ़ जैसे हालात। ऊपर से जैसे ही तटबंध टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, एक साथ कई गांवों में स्थिति पहले से ज्यादा भयावह हो गई। जिले के कई गांवों में लोगों के घर डूब गए हैं। हालांकि ऐसी स्थिति किसी एक गांव की नहीं, बांध टूटने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। लोग अपना घर आंगन छोड़कर
बांध पर शरण ले रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि सैकड़ों घर एक साथ डूब गए हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना भी किसी मुश्किल से लड़ने जैसा है। एक अनुमान के मुताबिक सिद्धार्थनगर जिले में करीब 300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। गांव के लोग प्रशासनिक अधिकारी से नाराज हैं। आरोप है कि बांध टूटने की बात पहले ही कही गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बांध टूट गया है, पूरे गांव में पानी सबके घरों में घुस गया है। बहुत विकट स्थिति है। नुकसान पूरी तरह से फसल सबका बर्बाद हो गया है। सबके घरों में रखे हुए सामान भी नष्ट हो गए हैं। कोई कुछ निकाल नहीं पाया सामान। सिर्फ रात के समय में बाढ़ आई है गांव में, सिर्फ अपना जान लेकर कोई भाग पाया है। सामान तो कोई नहीं निकाल पाया अपने घर से। बहुत नुकसान हुआ, कुछ बचा नहीं है। अब यूपी के ही बहराइच चलते हैं, जहां घाघरा नदी पूरे उफान पर। जिले के कई गांवों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक साथ कई गांव डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि गांव से निकलते ही लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कहानी मुश्किलों की है, जिन मुश्किलों से पानी के चलते गांव वाले दो चार होते हैं। जिंदगी ठहर सी जाती है, नाव का सहारा लिया जाता है आने जाने में। कितनी मुश्किलें आती हैं गांव वाले बेहतर बता पाएंगे। राम राम अम्मा, क्या दिक्कतें आ रही हैं पानी के चलते? अरे पानी बहुत है साहब। यहाँ कुछ हुआ तो नहीं है, ना गन्ना हुआ ना धान हुआ। एक छमाही कुछ होएगा तो मक्का कटत है। अच्छा, तो इस बार जो पानी आया है उससे फसल भी प्रभावित हुई है? फसल कौन कौन सी फसल पे असर पड़ा है? गन्ना खत्म होएगा, धान जो लगा रहा तो नहीं रहेगा, गन्ना नहीं रहेगा। कितने बीघा था आपका धान? धान 8-9 बीघा है। तो 9 बीघा बेकार हो गया? हाँ, सब बेकार होगा। हाँ, 20 बीघा हम इनके बेकार है, हमारे 9 बीघा रहा है। अच्छा, तो अब खाना पीना कैसे हो रहा है? गांव में पानी है? खाना पीना भैया है तखत पर बनावत खात है। कोई छत है चूँकि छत पर बनावत खात है। अच्छा, हाँ, और आना जाना ऐसे नाव से होता हाँ, है? ऐसा आना जाना और रात बिरात कोई बीमार हो गया तब कैसे करते हैं? यही से कोनो में बीमार हुआ तो का बहुत दिक्कत है। बीमार हुआ तो अब मिला थे तो जब ना मिला। अच्छी बात तो ये है कि प्रशासन मदद कर रहा होगा आप लोगों की। कोई अधिकारी वगैरह मदद कर रहे होंगे ना? कोई नहीं मदद कर रहा है। अधिकारियों के दावे चाहे जो हों, लेकिन सच यही है कि आम लोग किसी भी तरह की मदद वाली बात से इनकार करते हैं। हमारे संवाददाता मनीष यादव बहराइच जिले के कई इलाकों में गए, आम लोगों से बात भी की, तो पता चला कि हर दिन लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पीछे ट्रॉली में सवार लोग हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं कि ट्रॉली में सफर नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये है कि आएंगे जाएंगे कैसे। क्यों दादा, राम राम। या राम राम राम। तो सिलेंडर वगैरह सब खरीदारी कर ली? क्या क्या खरीद के लाए हैं? अरे चावल साहब। अच्छा, हाँ, और खाने पीने की दिक्कत थी? हाँ, दिक्कत थी। तो जो अनाज था वो क्या पानी में भीग गया? हाँ, भीग गया है। अच्छा, हाँ, घर में तो कितना चावल लाए हैं? चावल है 10 किलो लगे। 10 किलो चावल। अच्छा, इसी में है क्या? अच्छा, देखिए 10 किलो चावल की बोरी लाए हैं। हाँ, रखा है। अच्छा, हाँ, यहाँ और इसमें क्या है दादा? इसमें कपड़ा है और अच्छा। कुछ बिस्कुट उस्कुट हैं। अच्छा, खाने पीने का सामान। खाने पीने की बहुत दिक्कत है। ऐसे हालात यूपी के किसी एक जिले में नहीं है, कई जिलों में करीब करीब ऐसी ही स्थिति है। वो चाहे कानपुर हो या अयोध्या, बहराइच हो या गोंडा या फिर गोरखपुर, सभी जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में कई गांव पानी में समा चुके हैं। रुदौली इलाके के 4 गांव तो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई ठप है। ऐसे में एक तो सैलाब का खतरा और दूसरा अंधेरे में सोने की मजबूरी। वहीं लगातार बारिश की वजह से राम मंदिर का कार्य भी प्रभावित हुआ है। अब यूपी से निकलकर महाराष्ट्र के सोलापुर चलते हैं, जहां एक पुल के ऊपर सैलाब बह रहा है। पानी का वेग इतना प्रचंड है कि उसे पार कर पाना मुश्किल है। लेकिन इस बाइक सवार को तो जैसे जिंदगी की परवाह ही नहीं थी, या फिर जरूरत ऐसी थी कि उसे इस दरिये को हर हाल में पार करना था। ऐसे में उफनते वेग के बीच बाइक दौड़ा दी। वो तो गनीमत थी कि बाइक सवार को तैरना आता था। ऐसे में वो लहरों से निकलने में कामयाब रहा, वरना अनहोनी को टालना मुश्किल था। कमोबेश ऐसा ही हाल बिहार का है, जहां वैशाली जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों में पानी घुस गया है।
फसलें बर्बाद हो रही। महज 2 दिन के अंदर 4,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से नदी से सटे इलाके जलमग्न हो गए हैं। बिहार के बाद आपको हैदराबाद लिए चलते हैं, जहां सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद शहर में सड़कों पर पानी भर गया। बहाव इतना तेज कि इंसान क्या, गाड़ियां भी बहती जा रही। बारिश और बाढ़ की वजह से क्या इंसान और क्या बेजुबान, सब के सब हलकान हैं। ऐसे में राज्य दर राज्य और शहर दर शहर में राहत और बचाव के लिए भी काम किया जा रहा है। फंसे लोगों को निकालने के लिए भी कोशिशें चल रही, ताकि बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात में लोगों की परेशानी पहले से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है, जिसमें आपको दिखाएंगे दुर्गा पूजा के बाद यूपी का सुल्तानपुर क्यों सुलगा। क्या सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में मस्जिद और मदरसे से मूर्ति विसर्जन वाली शोभा यात्रा पर अटैक हुआ? क्या वाकई मस्जिद के हथियारबंद जत्थे ने देवी भक्तों पर अटैक किया? क्या सचमुच मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की तेज आवाज से मस्जिद की नमाज को डिस्टर्ब किया गया? 3 दिन पहले सुल्तानपुर में मचे बवाल के बाद अब वहां कैसे हालात हैं? इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पथराव, आगजनी, नारेबाजी, और एक दूसरे को मारने की सनक। ये मंजर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है, जहां 10 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। एक पक्ष को मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की आवाज इतनी नागवार गुजरी कि भाईचारे को ही विसर्जित कर दिया गया। दोनों पक्षों के दावे अपने अपने हैं। मूर्ति विसर्जन में शामिल लोग मस्जिद से निकली हथियारबंद भीड़ पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरा पक्ष विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों पर नमाज में खलल डालने और धमकाने का इल्जाम लगा रहा है। हमारी मूर्ति पहले आगे निकली और बाबा जी ने आरती किया। आरती करने के बाद वो मूर्ति आगे लगाई गई। फिर उसके बाद में मौलवी साहब निकले, उन्होंने कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाइए। हमने कहा अच्छा गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पहले वल्लीपुर की मूर्ति आगे लग जाए, उसके बाद में बढ़ा दें। इतने में वो विवाद शुरू होगा। मस्जिद से कम 200-300 लोग हथियार लेके निकले और सब पर टूट पड़े। मस्जिद के पास यहाँ पर मस्जिद के पास यहाँ नमाज है, इनको समझाया जा रहा है। ये लोग समझ नहीं दे, मार निकालने तलवार मारने के लिए धमकी दे रहे लोग। सच क्या है ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन 10 अक्टूबर की शाम का ये मंजर यकीनन उत्तर प्रदेश की योगीनाथ की सरकार और सूबे में कानून के राज को चैलेंज देने वाला है, वो भी राजधानी लखनऊ से महज 140 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में। वाकया सुल्तानपुर के बल्दी राय थाने के वलीपुर इलाके में हुआ, जहां इब्राहिमपुर की मस्जिद के करीब मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रही डीजे की धुन पर बवाल हो गया। इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी में खून की प्यासी भीड़ ने कई लोगों को जख्मी कर दिया। मूर्ति विसर्जन में बवाल की इत्तला पुलिस को मिली तो फौरन थाने के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात ये कि पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों में खूब नारेबाजी हुई। ना तो विसर्जन पक्ष और ना ही मस्जिद पक्ष टस से मस होने को तैयार था। एक का आरोप विसर्जन में रुकावट का, तो दूसरे का इल्जाम मस्जिद के सामने डीजे बजाने का। इस दौरान जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक किसी का सिर फूटा तो किसी के हाथ पैर टूट गए। मूर्ति विसर्जन के रंग में भंग पड़ा तो लोग आक्रोशित हो गए, दूसरे पक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ऐसे में पुलिस ने मोर्चा संभाला, गुस्साए दुर्गा भक्तों को समझाया, बलवाइयों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्गा माता
कि इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। इस वीडियो में जो पुलिस अधिकारी धार्मिक यात्रा में रोड़े डालने वालों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दे रहे हैं, वो बल्दीराय थाने के एसएचओ अमरेंद्र बहादुर सिंह बताए जा रहे हैं, जो वायरल वीडियो में देवी मां के मूर्ति विसर्जन में बवाल करने वालों को चुन चुन कर मारने की वार्निंग देते भी सुने गए। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, वलीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। मां भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो, हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। जिस योगी राज में उत्तर प्रदेश में कानून का राज होने के दावे किए जाते हैं, वहां दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन में इस तरह से पथराव, आगजनी और नारेबाजी पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी भी भागे भागे मौके पर पहुंच गए। थाना बल्दीराय के वालीपुर वाले एरिया में दोनों पक्ष में विवाद की सूचना आई। विवाद की सूचना में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो भी उपद्रव कर रहे थे उनको हटा दिया गया है। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। जो व्यक्ति द्वारा ऐसे किया गया है सबकी लिस्टिंग भी होगी और जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उतनी होगी। घटना बड़ी थी, टकराव मजहबी था, अंजाम खतरनाक हो सकता था। ऐसे में डीएम एसपी ही नहीं, एडीजी जैसे बड़े अधिकारी ने भी मौकाए वारदात का मुआयना किया। जो कार्यक्रम चल रहे थे, मूर्ति कल विसर्जन था, कुछ मूर्तियाँ निकल के जा रही थी, उसी दौरान इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और रास्ते में एक मदरसा है, वहाँ से उनका पथराव शुरू हुआ। उसमें फिर पथराव हुआ तो तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हल्की फुल्की हुई। तो एडीजी जैसे जिम्मेदार अफसर का साफ कहना है कि पथराव मदरसे से हुआ। ऐसे में अब उस मदरसे पर क्या कार्रवाई हो रही है, आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल बवालियों पर एक्शन कितना कड़ा होने वाला है वो भी एडीजी की जुबानी ही सुनिए। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रासपा में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर चलाने वालों, तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 51 नामजद समेत कुल 52 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें से 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, विवादित मदरसे समेत 5 संपत्तियों को अतिक्रमण का नोटिस भी भेज दिया गया है। बल्दीराय एसडीएम वंदना पांडे ने भी मदरसे और इसके आसपास के अतिक्रमण को ध्वस्त करने का ऑर्डर दिया है। खुद एसडीएम ने मौके पर जाकर जल्द से जल्द कार्रवाई को जमीन पर उतारने का आदेश दिया है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में अब हालत सामान्य है। मौके पर पुलिस और पीएसी के जवान को तैनात किया गया है ताकि उपद्रवी तत्व फिर से उपद्रव न मचा सकें। नामजद आरोपियों में से ज्यादातर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी बचे लोगों की धरपकड़ की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ सख्त है, लेकिन आरोपी पक्ष का दावा है कि पुलिस वाले मजहब के बिना पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बच्चे लेके कहाँ जाए, कि जंगल में जाए? मोदी कहाँ है कि क्यों नहीं सुनते हैं? हम लोग आने के लिए तैयार हैं, आने नहीं दे रहे हैं कोई लोग। हमारी भी सुने, हमारे लोग को नहीं करो। नारे तकबीर, इंसाफ के लिए आवाज उठाना कहीं से भी नाजायज नहीं, लेकिन कानूनी हक की मांग में मजहबी नारे भी तो जायज नहीं ठहराए जा सकते। आरोपी पक्ष पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। महिलाएं पुलिस वालों पर रात के वक्त घर में दाखिल होकर जुल्म ढाने के आरोप लगा रही हैं। हमारा दान बयान कह दी, जौन कुछ ना सारा सब लूट लेगा। एकदम से 4 बार से पूरा घर द्वार हमारे एकदम से
बिलान कह दे, हमारे घर में गाड़ी रही वो फूक दे, सब कुछ एकदम टूट डाले देख लिया एकदम पेटी वटी रहे सब मन के सब निकाल ले एकदम कुछ नहीं ना बचा है, सब ने एकदम लूट ले हम क्या कुछ नहीं ना बचा है। हमारे बिटिया को मारे, हमारे पतुआ को मारे, पर से आया कि पुलिस मारत या 2 बजे रात के हाली पुलिस, हमारे घर में आदमी नहीं ना, हमारा आदमी ड्यूटी पे है, हमारे एक लड़का अहमदाबाद में आया नहीं रहा, खाली ना महिला रही ना पुलिस 50 ठुहारा रहे, गलम मार के सबका मारे, सब लूट ले सब पुअर कूच के बाहर देते रहे ऊपर सब। इसे लेकर मुस्लिम नेताओं ने सुल्तानपुर के डीएम रविश गुप्ता से भी मुलाकात की। सिर्फ एक पक्ष के आरोपियों पर कार्रवाई और दूसरे पक्ष पर एक्शन न होने की शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही लोकल एसएचओ पर भी पक्षपात का आरोप लगा दिया है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियां होना चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां एक तरफ से हुई है, एफआईआर सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की एफआईआर नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो बात उन्होंने की है। जिस मस्जिद और मदरसे के करीब 10 अक्टूबर को विवाद और बवाल हुआ, वहां अब खामोशी पसरी हुई है। पुलिस पीएसी की तैनाती है, लेकिन कटघरे में पुलिस भी कि मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ कैसे, पथराव और आगजनी हुई कैसे, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।